चलें जी। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे कि रिएक्ट जेएस को देखेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कि जो रिएक्ट जेएस है वो है क्या, डॉक्यूमेंटेशन में इसका क्या है। और कल हमने इसके ऊपर बात की थी कि इससे हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं। और सिंगल पेज एप्लीकेशंस हमारी कौन सी होती हैं, जो आपके एक ही पेज के ऊपर आकर आपके कंटेंट को चेंज कर रही होती हैं। जैसे आपकी यूट्यूब जो है वो आपके पेज को रिलोड नहीं करती है, जैसे आपकी जो फेसबुक है उसको अगर आप अपने डिवाइस के ऊपर ओपन करते हो, ऑन करते हो अपने लैपटॉप के ऊपर, वो आपके पेज को रिलोड नहीं करेगी, आपके एक ही पेज के ऊपर आपका कंटेंट चेंज हो रहा होगा। आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हो सकता है, ये सारी हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं। ओके, इसकी ऑपोजिट आ जाते हैं हमारे पास मल्टीपल पेजेस की एप्लीकेशन, जो आ जाती है हमारे पास हमारी बूटस्ट्रैप। जैसे हम मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशन है वो मोस्टली जो है उसमें मल्टीपल पेजेस की हैं। टिकटॉक जो है वो आई गेस सिंगल पेज ही है, मैंने उसको कभी इससे ऊपर ओपन नहीं किया, मैंने वैसे जो है टिकटॉक ओपन नहीं किया कभी सेलफोन पर भी, तो इसमें मुझे आइडिया नहीं है उसका। लेकिन वो आई गेस सिंगल पेज ही होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है तो वो सिंगल पेज ही होगी। सैयद फिजान शान नहीं है, तीनों है, तीन हमजा। तीनों में से कोई भी नहीं है 0348। आप मुझे लग रहा है आप स्लिप दिखाओ अपने सारे अपना नंबर बताओ ना 06 ओके जी, तो क्या सीन है, रिएक्ट हमारी जो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, और अगर हम लोग अपने दूसरे फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं वो भी हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमने इस बारे में कल बात की थी, ऐसे ही है जैसे हमारा एंगुलर जो है और जैसे हमारा व्यू जेएस जो है वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं रिएक्ट को और एंगुलर व्यू जेएस को क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हैं? शाहजेब, कल बात की थी, ये भी मैंने की थी, मैंने बता रहा हूँ की थी मैंने। हम लोग क्यों रिएक्ट जेएस को प्रेफर कर रहे हैं और एंगुलर और व्यू जेएस को प्रेफर नहीं करते हैं, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है अक्सर। गुड वन सादिया, जो हमारे पास रिएक्ट जेएस है उसके पास जेएसएक्स की सपोर्ट होती है। जेएसएक्स क्या चीज है, हमारी जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, कि आप अपनी एक ही डॉट जेएस की फाइल के अंदर रहकर अपनी एचटीएमएल और अपनी जेएस एक साथ लिख सकते हो, वरना आपको एंगुलर और व्यू जेएस दोनों में जो है सेपरेट फाइल्स पर काम करना पड़ता है। ये एक है फीचर जो, इसलिए हम लोग जो है अपने रिएक्ट जेएस को प्रेफर कर रहे हैं और एंगुलर और व्यू जेएस को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, फीचर इसका मेन ये है कि इसके पास जेएसएक्स की सपोर्ट होती है। जेएसएक्स क्या है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, कि आप अपनी एचटीएमएल और अपनी जेएस दोनों एक साथ लिख सकते हो। Vue.js एक फ्रेमवर्क है, Vue.js फ्रेमवर्क है, एंगुलर भी फ्रेमवर्क है, हाँ है वो इसी के। ओके जी, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, और इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कहाँ पे, वो है reactjs.org, ठीक है। एंटर करो जरा इस चीज को और चेक करते हैं कि कहां लेकर जाते हैं। मैं ये लेकर आ गया हमें कुछ इस पेज के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है उनकी। जैसे कि अगर आप ये उसका पेज, इसको देखो, इस आइकन को आप अगर डॉक्स के ऊपर क्लिक करते हो, पेज मेरा रिलोड हुआ, ट्यूटोरियल नहीं हुआ, पेज रिलोड, ब्लॉग पेज लोड नहीं हुआ, मेरा कम्युनिटी मेरा पेज लोड नहीं हुआ यहाँ पे आके। क्यों? इसलिए ये इसकी एक वजह है कि हमारी एप्लीकेशन फास्ट है एज कंपेयर टू हमारी बूटस्ट्रैप के। फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप को पकड़ लो, बूटस्ट्रैप को अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे आके, और बूटस्ट्रैप को अगर आप लोग देखो, ये है, डॉक्स के ऊपर क्लिक किया, स्लो है एज कंपेयर टू मेरी रिएक्ट जेएस के। एग्जांपल्स के ऊपर क्लिक किया, स्लो है मेरी एज कंपेयर टू उसकी रिएक्ट जेएस के। तो ये मल्टीपल पेजेस है, बिकॉज वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर जा ही नहीं रहा, वो एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल कंटेंट को चेंज कर रहा है, बस ऐसा काम हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो बहरहाल वो रिलोड नहीं हो रहा पर थोड़ा टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, वो वही बात करो कि राउट कंटेंट चेंज कर रहा है वो उस चीज का, लेकिन फिर भी इसका टाइम कम है एज कंपेयर टू पेज के ऊपर चेंज करने में, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर बेस करेगा आपको, वैसे बेस करेगा इंटरनेट के ऊपर भी। हाँ सर, देखो जो हमारा एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अच्छी बात छेड़ दी हारून।
जो हमारे पास रिएक्ट जेएस है ना वो क्लाइंट साइड काम कर रहा होता है मेनली, ठीक है। बट अक्सर लोग जो है ना इसमें ये इसको एज एन एक लिमिटेशन देखते हैं कि यार जो रिएक्ट जेएस है वो तो एक सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पर काम कर रहा है। फिर यही वजह थी कि उन्होंने इसका फ्रेमवर्क निकाला नेक्स्ट जेएस, जो कि सर्वर साइड पर भी काम करता है। नेक्स्ट जेएस जो है वो आपके सर्वर साइड के ऊपर भी काम कर रहा है, बट रिएक्ट जेएस जो है वो क्लाइंट साइड पर आपके सर्वर के ऊपर काम करता है। आपके क्लाइंट साइड पर भी सर्वर बन सकते हैं, आपके सर्वर साइड पर भी सर्वर बन सकते हैं, बट रिएक्ट जेएस वो सिर्फ क्लाइंट साइड पर काम कर रहा होता है। ओके जी, तो आप लोग आए हो reactjs.org के ऊपर डॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो, या जहां भी क्लिक करना है वहां क्लिक कर देना। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूं, reactjs.org, और वरना आप गेट स्टार्टेड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो आकर गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। सही है, इंस्टॉल करें हम लोग अपनी रिएक्ट ऐप को। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं भूल गया, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं भूल गया, लेकिन आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी वो चीज, Node.js। Node.js आप सबको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। और Node.js क्या है? Node.js होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम। हमने कल इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की कि Node.js क्या चीज है, कल मेनली हमने डिस्कशन ही की है कि क्या चीज है, लेकिन वो आपने देख जरूर लेनी है कि उसमें क्या क्या बातें थी। Node.js क्या एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम होता है जो कि हमारे सर्वर को रन करने में मदद करता है, भले ही वो क्लाइंट साइड का सर्वर हो, भले ही वो सर्वर साइड का सर्वर हो, बैकएंड का सर्वर या फ्रंट एंड का सर्वर हो, Node.js जो है वो हमारे सर्वर को रन करने में मदद करता है। तो अगर हमें अपनी रिएक्ट की एक एप्लीकेशन बनानी है, हमें Node.js की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मेनली Node.js का अगर हमें कोड करना है वो बैकएंड के अंदर ही होगा जाके उसका कोड, उस Node.js का काम बैकएंड का ही है, बट ये सर्वर रन करेगा फ्रंट एंड का भी कर सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जाएंगे कहां पर? पहले जाएंगे Node.js.org की वेबसाइट के ऊपर, Node.js.org, और यहाँ पे आएंगे आप लोग, और ये आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। जब आप उसके ऊपर जाओगे आपके पास दो ऑप्शंस आ गए, क्या है? एक है LTS और एक है लेटेस्ट फीचर्स, रेकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, और एक लेटेस्ट फीचर्स है। मैं प्रेफर करता हूं करंट वाले को ना करो, लेटेस्ट फीचर्स ना करो, आप लोग करो LTS। और LTS एक इंपॉर्टेंट चीज है, LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है, मींस कि अगर आप लोग ये वर्जन Node.js की इंस्टॉल करते हो ना, तो ये आगे लॉन्ग टर्म तक काम करेगा आपका। बट अगर आप लोग जो है ये लेटेस्ट फीचर्स वाला कर लेते हो, इसमें आपकी पिछली वर्जन का कोड नहीं होगा। आपकी लाइक 19.4.0 वर्जन इसकी चल रही है, बट इसमें 18 का कोड नहीं चलेगा। बट अगर आप लोग ये LTS वाले को करते हो, इसमें 18, इसमें 17 का कोड चल जाएगा, 16 का चल जाएगा, सारे चलेंगे, इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है ये करंट फीचर्स में उन्होंने पिछले बार सारा काम खत्म कर दिया। इसीलिए उन्होंने क्या काम किया, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स इसको बनाया कि यार ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट देता है हमें, आपकी पिछली वर्जन का भी सारा काम इसमें आप कर सकते हो। 19 का ऑब्वियसली नहीं चलेगा क्योंकि वो तो बाद में आया है ना, लेकिन 18 तक चलेगा इसके अंदर आकर। तो 19 में ऐसे कुछ ज्यादा नए फीचर्स नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों ने जो है LTS वाले को करना है सबने। लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा, रेकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, क्लिक करोगे सिंपल डाउनलोड हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा, मेरे पास डाउनलोड है पहले से ही। ओके, जब आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आओगे आप लोग अपने उसके अंदर उस सेटअप के अंदर जहां पर आपका ये पड़ा हुआ है, और मैं जाऊंगा जरा मेरी फाइल्स के अंदर, मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर होंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ होगा, ये पड़ा Node.js, ठीक है। अच्छा, मैंने जो है ना इसकी वर्जन इंस्टॉल की है 14.19, मैंने इसकी वर्जन इंस्टॉल की 14.19, लेकिन आप लोग ये वर्जन इंस्टॉल ना करना। मैंने तो स्पेसिफिक जाके उसकी वर्जन चेंज की है कि यार मुझे ये वाली वर्जन चाहिए, बिकॉज मेरा पैकेज चल नहीं रहा था उस टाइम पे, मैं स्ट्रापी को यूज कर रहा था, एक और होती है चीज लाइब्रेरी हमारे पास, मैं उसको यूज कर रहा था, तो उसमें मेरा जो अपडेटेड वर्जन नहीं चल रही थी, मैं फिर अपनी वर्जन को बैकवर्ड लेकर गया था वहां पर, तो मैंने इसलिए 14 वर्जन इसकी इंस्टॉल की थी। आप लोगों ने 18 वाला इंस्टॉल कर लेना, जो रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। उसके बाद आप लोग डबल क्लिक करोगे सिंपल आकर, तो क्या होगा, आपको वो सिंपल नेक्स्ट करना है। आप लोगों ने सिंपल प्रोसेस है, जैसे गेम्स को स्टार्ट करते हो, हमें सिखाना नहीं पड़ता ये इंस्टॉल करते टाइम पे, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। इंस्टॉल नेक्स्ट करो। यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि यार आपके पास ये पहले से इंस्टॉल है, चेंज करना चाह रहे हो, रिपेयर करना चाह रहे हो या रिमूव करना चाह रहे हो। मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा, मैं इसको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, हाँ जी मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, नेक्स्ट करते जाओ, और लास्ट एक ऑप्शन आएगा आपका इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सही है। एक बीच में ऑप्शन आएगा इंस्टॉल द चॉकलेटी वाला, बस आपने उसको चेक करना है। इंस्टॉल द चॉकलेटी का एक चेकबॉक्स आ रहा होगा, उसको चेक कर दो, आगे नेक्स्ट करते जाओ, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, ये सारे काम हो जाएंगे हमारे। जब आपका ये Node.js इंस्टॉल हो होगा, और ये आपके मिनिमम टाइम लगेगा 7-8 मिनट तकरीबन ले लेते हैं इंस्टॉलेशन में, अकॉर्डिंग टू अवर इंटरनेट, ठीक है। जब आपका ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आते हो आप अपने टर्मिनल्स के अंदर, और अब हम लोग बात करने वाले अपने टर्मिनल्स के बारे में, क्योंकि अब तक हमने क्या काम किया है, अपना जो है ना सिर्फ HTML के अंदर गो लाइव के ऊपर क्लिक किया,
हमारा पेज लाइव चला गया था हमारे ब्राउजर के अंदर, कुछ यही काम किया था हम लोगों ने। बट अब हमारे पास वो जो गो लाइव का बटन है वो नहीं है, ऐसा समझो। अब हमें जो है ना हमारे यूआई को अगर हमारे ब्राउजर में देखना है, गो लाइव नहीं है करना अब हम लोगों ने। अब हमें यूज करना है अपना टर्मिनल का, ठीक है। तो टर्मिनल का यूज किस तरह से हम लोग करेंगे, हम लोग टर्मिनल का यूज करेंगे अपने सीएमडी के थ्रू। हमारे पास जो है ना मल्टीपल तरह के टर्मिनल्स होते हैं, मैं एक एक करके सब टर्मिनल्स के ऊपर आता हूँ। ये चीज अक्सर लोग कंफ्यूजिंग करते हैं यार कि टर्मिनल जो है ना सारे सेम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर सीएमडी को यूज कर रहा हूँ, आप पावरशेल को यूज कर रहे हो तो दोनों में कुछ मसला बन जाएगा, नहीं, बिल्कुल सेम काम है। अगर मैं कोई और टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, आप कोई और टर्मिनल यूज कर रहे हो, कोई मसला नहीं होगा। हमें हमारा कोड तो सेम है ना, वीएस कोड में जाकर वो सेम होना चाहिए, बस वो ठीक होगा। हमारा टर्मिनल सिर्फ कोड को रन करे, कुछ चीजों को इंस्टॉल करा, और कुछ भी नहीं कर रहा। हमें टर्मिनल की जरूरत है बिकॉज हमें कुछ पैकेजेस को, चीजों को इंस्टॉल करना पड़ सकता है। आप ऐसे कभी किसी ने लाइनक्स को यूज किया है, लाइनक्स उबंटू किया आपने? अब आप लोग एक चीज देखो, आपकी जो विंडोज है ना वो मेनली क्या चीज है, आपकी विंडोज है GUI। आपकी विंडोज जो है वो एक इंटरफेस के ऊपर काम करती है। वो इंटरफेस कौन सा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, सही है। मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइप कर देता हूं बिकॉज अक्सर कहते हैं कि टाइप करने वाली चीजें ऐसे याद रह जाती हैं। तो हमारी जो विंडोज है वो मैं आपको बता दूं, हमारी जो विंडोज है वो क्या है, GUI है, ठीक है। GUI क्या होता है, हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। सिंपल। आप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार आप डबल क्लिक करते हो, आपकी फाइल ओपन हो जाती है। आप डिलीट के बटन पर क्लिक करते हो, डिलीट हो जाता है। आप राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करते हो, नई फाइल जनरेट हो जाती है, ठीक है। सिंपल क्लिक क्लिक, इस पे सारा काम आपका खत्म हो जाता है। बट डेवलपर्स जो है वो इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, तो आपसे वो पहला काम ये करवाते हैं कि यार आप ना उबंटू यूज करो, लाइनक्स यूज करो, या आप मैक को यूज कर लो। विंडोज मोस्टली कंपनीज प्रेफर ही नहीं करती हैं बिकॉज होता है कि हमारी विंडोज जो है वो हमारी कई बार कोड को क्रैश कर सकती हैं, हमारी वेरिएंट्स को पूरा क्रैश कर सकती हैं जो हमारी विंडोज हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि आप लाइनक्स को यूज करो, कमांड्स के थ्रू सारा काम करो। बिकॉज यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, वहां पे वो क्रैश कर जाएगा, आपका क्लिक गलत हो सकता है, आपकी कमांड्स गलत नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ज्यादातर हम विंडोज को यूज करते हैं, जितनी वेबसाइट वगैरह एप्स वगैरह अगर हम यूज करना चाहते हैं तो वो विंडोज के जरिए यूज करेंगे। विंडोज मतलब विंडोज के जरिए विंडोज हम यूज कर रहे हैं ना, हम लोग विंडोज अभी यूज कर रहे हैं। मैं ये बात करूं कि जब आप इनका कोड करते हो ना आगे जाकर, और जब आप किसी कंपनी में जाते हो, वो आपका ये पहले तो अपना ये OS चेंज करवा देते हैं। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वो चेंज करवा देते हैं कि नहीं यार, इसमें आप अगर कोड करते हो ना तो आप इसको डिप्लॉयमेंट के टाइम में मसला बनेगा आप लोगों को। बिकॉज जो हमारा जब आप किसी भी अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे होते हो ना, बहुत आगे की बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो तो वहां पे आपकी जो कमांड्स चलती हैं, आपका क्लिक क्लिक चलता नहीं है वहां पर आपकी सिर्फ कमांड्स यूज हो सकते हैं। और वो कमांड्स किसके, वो कमांड्स लाइनक्स की होती हैं। आप ये नहीं कहोगे कि वो कमांड्स आपकी विंडोज की हैं, कमांड्स आपके पास सिर्फ कमांड्स आपके पास अवेलेबल है लाइनक्स की, और कहीं अवेलेबल नहीं है। विंडोज ने एक लाइनक्स की कमांड्स को इनहेरिट किया है, विंडोज की अपनी कोई कमांड्स है ही नहीं इसके पास, सही है। तो हमारा विंडो क्या है, विंडोज है हमारे पास हमारा GUI, और इसके ऑपोजिट होता है हमारे पास हमारा लाइनक्स, और वो क्या होता है, CLI होता है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, सही है। आप लिखो कमांड लाइन और इंटरफेस। इसमें ये होता है कि आप सिंपल कमांड लिखो, सारा काम करते हो। और इसका मैंने थोड़ा सा आपको टच दिया था जब मैंने एक फोल्डर बनाया था अपना, पहले एक कमांड लिखकर, फिर मैंने अपनी फाइल भी जनरेट की थी एक कमांड लिखकर। वो सारी कमांड्स मेरे लाइनक्स की हैं जो विंडोज में यूज कर सकता हूं बिकॉज विंडोज ने उनको इनहेरिट किया है, ओके। तो मैं वो सारी कमांड्स अब यूज करने वाला हूं। और अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग कुछ उसी तरह की कमांड्स को यूज करने वाले हैं। मैं आऊंगा यहाँ पर, और कमांड्स, पहली बात है कि जब हमने कमांड्स यूज करनी है तो हमारे पास कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर हम लोग अपनी कमांड्स लिखें। कोई ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, जैसे अगर आप में से किसी ने C++ की है, उसमें आप जो है आपके पास एक आईडी होती है और उसका एक टर्मिनल होता है। उसमें आप क्या काम करते हो, अपनी कमांड्स ऐड कर रहे होते हो। अब यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा का टर्मिनल होना चाहिए। VS कोड का अपना खुद का टर्मिनल भी है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, हम लोग वो यूज कर सकते हैं। वरना आपके PC में खुद इसके टर्मिनल्स होते हैं 3-4, आप लोग उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। वरना आप कोई थर्ड पार्टी भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। मैक का अपना होता है, लाइनक्स का अपना टर्मिनल होता है, विंडोज के अपने 3-4 टर्मिनल्स हैं। तो सबसे पहले इसका टर्मिनल आता है पावरशेल का। अगर आप लोग राइट क्लिक करते हो यहाँ पे आके, आपको वो शो नहीं होगा। अच्छा, अगर आप लोग राइट क्लिक करोगे तो आपको ये git GUI और git bash ये भी शो नहीं होगा बिकॉज मैंने इसको इंस्टॉल किया, मेरी थर्ड पार्टी टर्मिनल्स हैं। ये भी टर्मिनल है बट ये थर्ड पार्टी टर्मिनल है, ये वाला git bash।
इसको आप छोड़ दो, वो कि मेरे गिट के लिए, गिटहब के लिए है मेरे, ठीक है, इसको छोड़ दो। अगर आप लोग ऐसे राइट क्लिक करते हो ना, आपके पास ऑप्शन नहीं और कोई नहीं आ रहा टर्मिनल के, बट अगर आप लोग शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करते हो, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ओपन पावरशेल विंडो हियर का, चेक कर लो। मैंने ऐसे क्लिक किया, नहीं आया, बट मैं जब अपना शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक कर रहा हूं, फिर आ रहा है मेरे पास ओपन पावरशेल विंडो हियर का, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग देखोगे यार आपके पास एक टर्मिनल जैसा कुछ खुल के आया है, और आप इसके ऊपर आकर अपनी कमांड्स ऐड करोगे। और वैसे यार कमांड्स लिख के काम करने में मजा भी बहुत आता है। ऐसे अगर आप क्लिक करोगे ना, और एक जो डेवलपर है उसको काम करने में मजा नहीं आएगा, कमांड से मजा बहुत आता है। अब जब आप लोग जो है अपना Node.js इंस्टॉल कर लोगे, मैं ये कमांड आपको बता क्यों रहा हूं, बिकॉज आपको टेस्ट करना है कि आपका Node.js ठीक से इंस्टॉल हो गया है कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप वो किस तरह से करोगे, अगर आपको ठीक से इंस्टॉल हो गया, आप लिखोगे यहाँ पे आके नोड और एंटर मारोगे और चेक करोगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा हो, ये मैसेज आ रहा हो वेलकम टू Node.js, आगे उसकी वर्जन, आपकी जो भी वर्जन होगी आगे, अगर आपके पास ये मैसेज आ रहा है मींस आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे आके, यहाँ तक आके आपका सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे आके आप लोग अपनी JS की कोई भी चीज ऐड कर सकते हो, वो यहाँ पे एवेल्युएट हो जाएगी, रन करेगी। जस्ट लाइक 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो, 56 कर देगा। आप मुझे console.log करके दे दो यहाँ पे आके, और मैं हेलो करूंगा यहाँ पे आके, और कुछ इस तरह से मुझे हेलो प्रिंट करके दे देगा। सही है, क्योंकि नीचे अनडिफाइंड शो करवा रहा है, बिकॉज हेलो कुछ कोई console.log जब वो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवा रहा होता, हमारा अनडिफाइंड इसलिए शो करवा रहा है हमें। तो क्या चीज है, हम लोग यहाँ पे रहकर अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा Node.js ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है सबको यहाँ तक आके? ठीक है, जब ये हमारी टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ऑब्वियस आप लोगों को अपने इस टर्मिनल से बाहर निकलना पड़ेगा, और एक गंदा तरीका मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। सही है, ये नहीं करना हम लोगों ने, सही है। तो इसको अगर आप लोगों ने इस टर्मिनल से बाहर निकलना है, इस नोड से बाहर निकलना है, बिकॉज आप लोग चेक करो नोड लिखने से पहले मैं कहां पर था, मेरे A24 बैच के पहले फोल्डर के अंदर था, बट इस टाइम पे मैं कहां पे हूं, मैं नोड के अंदर हूं इस टाइम पर। चेक कर रहे हैं, मुझे इसको इससे बाहर निकलना है, मैं लिखूंगा डॉट एग्जिट, मारो यार डॉट एग्जिट, एंटर, मैं बाहर आ चुका हूं अब। ठीक है, नहीं है, हो गया बस, डॉट एग्जिट करके एंटर किया कर दिया मैंने, यहां तक क्लियर हो गया। डॉट एग्जिट किया, मैं नोड से बाहर निकल आया हूं। उसके बाद मेरी आदत है मैं अक्सर अपना CLS की कमांड ऐड करता हूं ताकि मेरा टर्मिनल थोड़ा क्लियर हो जाए। क्लियर स्क्रीन के लिए होता है CLS, क्लियर स्क्रीन को, वरना आप लोग पूरा भी क्लियर लिख सकते हो, वो भी वो काम करता है आप लोगों का। ये हो गया हमारे पास। अब ये मैं टर्मिनल्स का आपको बता क्यों रहा हूं, बिकॉज हमारे फर्स्ट टाइम है टर्मिनल्स को यूज करना, हमें जो है ना अपनी कमांड्स ऐड करनी है, और हमारी जो पूरी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो भी सिर्फ एक कमांड के थ्रू ही बनती है। हमारा जो रिएक्ट है ना, वो पता है क्या काम करता है, वो ऑटोमेटिक और बाय डिफॉल्ट क्या काम करता है, हमें एक पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन बनाकर देता है कि यार ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपकी एप्लीकेशन है, आप क्या काम करो, इसमें चेंजिंग करनी है कर लो, ये आगे कर लो। ऑब्वियसली चेंजिंग तो हमें करनी है क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन बनानी है, वो उसने बाय डिफॉल्ट हमें कुछ बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाकर दिया होगा, हम उसने वो बनाकर दी है, हमें उसके बाद आगे से चेंजिंग करनी है। इन सब चीजों के लिए इंटरनेट होना मस्ट है, क्योंकि अब हमें कमांड्स इसकी ऐड करनी है, इंटरनेट हमें चाहिए इस चीज के लिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे, मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप के ऊपर, और अगर मैं थोड़ा सा आके नीचे स्क्रॉल करता हूं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, तो मुझे एक कमांड मिलेगी npx create react app, create hyphen react hyphen app। आप देखो मैंने इसको पढ़ा है प्रॉपर हाइफन को, मैं ऐसे नहीं बोल रहा npx create react app, ये एरर आएगा। अगर मैं ऐसे अपने टर्मिनल में जाकर लिख लूं npx create space react space app, एरर है मेरे लिए। ये हाइफन जो है ना, हाइफन का यहाँ पे बहुत बड़ा काम है, समझ आ रही है। स्पेसिंग नहीं देनी है हम लोगों ने, किसी भी तरह से स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए हमारी कमांड्स में, अगर स्पेसिंग हो जाती है वो मसला करेगा। लेट्स सपोज CLS है या नोड है, CLS ये आ गया वैसे मेरे पास नोड, अगर मैं डॉट स्पेस एग्जिट कर दूं या एग्जिट ऐसे कर दूं, इनवैलिड। सही है, स्पेसिंग नहीं आनी चाहिए हमारी इस तरह से, तो डॉट एग्जिट करो प्रॉपर इस तरह से। ओके जी, तो इसको मैं कंट्रोल C कर रहा हूं, इसको आकर मैं यहां पे आके पेस्ट करूंगा कंट्रोल, पहले इसको CLS करेंगे क्लियर करने के लिए, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके इसको पेस्ट करोगे, और आप अगर मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ ना, यहाँ पे आके मेरा पेज ये पेस्ट हो भी जाएगा। बट आप बाज़ बात आपका ये होता है, आप में से किसी की डिवाइस का शायद ये मसला हो कि आपका ये पेस्ट ना हो कंट्रोल V करने पर, वो आगे आपको कंट्रोल V वैसे शो करवा देता है। आप लोग राइट क्लिक कर सकते हो अपने माउस से, आपका वो पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे आके, और ये इसको मैं एंटर मारूंगा, ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। और ये एंटर मारने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये पूरी कमांड है क्या, बिकॉज इसने क्या काम करना है, हमारे तकरीबन 5 से 7 मिनट ले जाने हैं ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने में। एंटर मारते हैं, बैकग्राउंड पर ये हमारा सारा स्ट्रक्चर होता चल बनता रहेगा, 5-7 मिनट इसको ये ले जाएगा हमारे, हम लोग आगे बातचीत करते हैं, जरा गुफ्तगू करते हैं इसके बारे में कि क्या है क्या ये चीज। अब कमांड क्या है, npx create react app और आगे my app, कुछ ये कमांड है हमारे पास यहाँ पे आके।
अब सबसे पहले npx की बात करते हैं। npx क्या चीज होती है? npx का मतलब होता है नोड पैकेज एक्सटेंसिबल। नोड पैकेज एक्सटेंसिबल होता है, मींस कि आप लोग क्या काम करते हो, आपने जब अपना नोड इंस्टॉल किया ना, अब आपको समझ आएगी कि आपने नोड इंस्टॉल क्यों किया, बिकॉज आपने ये कमांड रन करनी थी, ये नोड का पैकेज है, ठीक है, आपने ये कमांड अपनी रन करनी थी, इस वजह से आपने पहले नोड को इंस्टॉल किया। अगर आपके पास नोड इंस्टॉल नहीं होता, आपकी ये कमांड रन नहीं करनी थी, पहली बात तो ये है, वरना आपको यहाँ पे आके फौरन से एरर मिलना था, मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है, वो देखो कह रहा है दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, टाइम ले लेगा, इसको हम लोग इंस्टॉल टाइम दे देते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके पीसी के ऊपर भी और आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी, वरना बाज को आधा पौना घंटा भी ले जाता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। यार मेरी यही है कि अगर आपका 4 GB भी है ना रैम तो वो ठीक है, बट मेरे की जो है 8 है और मेरे की 8 जनरेशन है, तो फौरन से हो जाएगा मेरा। तो एसएसडी की जरूरत नहीं है इतनी, ऐसे लोगों ने यार एक बहुत मिथ बनाया हुआ ये कि एसएसडी होगी तभी हमारा लैपटॉप फास्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, रैम बस लगवा लो अच्छी सी, बस काम डन हो जाएगा। एसएसडी फास्ट जरूर कर देती है हमारी लैपटॉप को, बट मस्त नहीं है इतनी चीज, ठीक है। ओके जी, तो npx create react tab, npx पहली चीज क्या है, नोड पैकेज एक्सटेंसिबल। हमने नोड को इंस्टॉल किया बिकॉज़ हमने इस पैकेज को, इस पूरी कमांड को रन करा था। अब नोड पैकेज एक्सटेंसिबल से क्या है, हमने अपने टर्मिनल के ऊपर हम लोग आए ही इस वजह से बिकॉज़ हमें क्या काम करना है, कमांड्स के थ्रू अपनी चीजों को इंस्टॉल करना है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा लाइनक्स को यूज किया तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग जो है ना वहां पर कमांड लिखकर ही अपना कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं। लेट्स सपोज मुझे इंस्टॉल करना है मेरा नोड जेएस, मैंने यहाँ पे विंडोज में आया था, क्लिक किया, डाउनलोड हो गया मेरा, ऐसे ही है लाइनक्स में। मैं क्या करता हूँ, कमांड लिखकर मैं उसको डाउनलोड करता हूँ, समझ आ रही है? लाइनक्स में मैं क्या काम करता हूँ, अगर मुझे जाना है और मुझे स्काइप को डाउनलोड करना है, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट में जाके मुझे स्काइप को डाउनलोड करना है, मैं एक कमांड डालूंगा वहां पे, उसकी उबंटू की क्लास अपनी कमांड होती है, वो आप डालोगे तब जाकर वो ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल भी कर देगा। हर एक चीज आपकी कमांड बेस पर होगी। यहाँ पे वो वही चीज बता रहे हैं हमें कि यार npx का मतलब क्या, नोड पैकेज एक्सटेंसिबल। आप लोग अपनी रेड की एक ऐप जनरेट करते हो नोड पैकेज के थ्रू, बस, ठीक है। उसके बाद अगला एक आ रही है हमारे पास, क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप है, स्पेस नहीं आना चाहिए बीच में। अब ये क्या है, ये एक तरह का फंक्शन है, एक तरह का फंक्शन है जो कि हमारी उस एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहा है बस आकर, और कुछ भी नहीं कर रहा। इस फंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन जो वो एक क्रिएट हो रही है। और उसके बाद माई ऐप क्या है, माई ऐप है हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, एक बेसिकली पूरा फोल्डर ये जनरेट करने वाला है मेरे लिए, तो उस फोल्डर का नाम ही होने वाला है माई ऐप। इस माई ऐप की जगह आप लोग कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम भी रख सकते हो, लेकिन पीछे से कोई चेंजिंग नहीं करनी है आप लोगों ने। ये सिर्फ माई ऐप जाने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्पेस भी ऐड किया हुआ है बिकॉज अब मुझे कोई मसला नहीं कि एक कमांड खत्म हो चुकी है, बस आपने आगे अपनी जो वेबसाइट है उसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे अपना नाम लिख दो, यहाँ पे सिंपली आप लोग यहाँ पे आके डॉट स्लैश भी कर सकते हो, और फिर वो ये होगा कि आप लोग जिस फोल्डर के अंदर हो उसी के अंदर फिर उसका सारा डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना देगा, कोई नया फोल्डर जनरेट नहीं करेगा। बट अगर अब आप लोग आओ यहाँ पे, और यहाँ पे आके अब आप लोग क्या करो, माई ऐप के नाम से एक मेरा फोल्डर बना है, पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, अब माई ऐप से ये फोल्डर बन चुका है। और इस पे चेक करो इसका साइज कितना हो चुका है, 219 MB, ठीक है। और अब ये साइज बढ़ रहा है, ये तकरीबन बाजुकत ऐसा भी होता है कि पहुंच जाते हैं जीबीज तक, इसका साइज बाजुकत पहुंच जाता है, इसीलिए इतना टाइम लेता है हमारा। अगर आपकी मशीन फास्ट भी है फिर भी ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट मेरा उसने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, पूरा उसने इंस्टॉल करके मुझे दे दिया है। और लास्ट में आपको एक मैसेज मिल रहा है हैप्पी हैकिंग का, सब कुछ डन है, हैकिंग नहीं है, बट वो एक कहता है कि ठीक है यार, जहां तक आपका काम डन हो चुका है, अब आपको बस इसको स्टार्ट करना है, बट मैं अभी इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, सही है। अब जो हमने अपनी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया वो एक कमांड के थ्रू, ठीक है, npx create react ऐप और स्पेस आगे हमारी एप्लीकेशन का नाम। माई ऐप जो मेरा फोल्डर है ना, अगर आप यहाँ पे आओगे ना, इसमें एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बन के आया हमारे पास, हमने नहीं बनाया ये, वरना अगर हम लोग अपना VS कोड ओपन करते हैं, हम लोग मैनुअली इसको बना सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा हमें। और क्या हो कि हमारे पास जो है ना 800 फोल्डर्स हमें बनाने हो, 800 फोल्डर्स तकरीबन। हमारा जो अगर आप ये फोल्डर चेक करोगे, नोड मॉड्यूल्स, ये डायरेक्ट ने खुद क्रिएट किया, अगर आप इसको चेक करो, इसमें कितने फोल्डर्स हैं, 822 फोल्डर्स हैं टोटल, नजर आ रहे? 822 फोल्डर्स जो हैं वो उस कमांड के थ्रू हमारे बने हैं, इसलिए वो टाइम लेती है, इसलिए आपको टाइम लगेगा। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखना है और इसको होने का टाइम देना है, ठीक है। अब ये है क्या, मैं इस कोड सारे कोड को हम लोग देखेंगे कि ये है क्या क्या चीजें। बस यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि उसे कमांड ने हमारा ये सारा काम कर दिया, हमें एक प्रॉपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया यहाँ पे, कोई मसला यहाँ तक किसी को भी, ठीक है। अब इसमें कैमल कैश यूज कर सकते हैं कमांड्स के अंदर? नहीं, जैसी कमांड्स है वैसे यूज करनी है, जैसे उन्होंने दी हुई है, अगर आप चेंज करोगे कोई एरर दे देगा। जो नेम लिखा है माय ऐप,
हाँ वो उसको चेंज, वो तो मैं आपका वहां पे अपना नाम भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पर ये नहीं करोगे आप। वहां पे आप एक तो स्पेस नहीं दोगे, ठीक है, और या तो आप फिर माई और साथ में ये ऐप को जोड़ दोगे। अच्छा ये आपने बात कर दी, सही बात कर दी आपने, यहाँ पे आप कैमल केस नहीं करोगे, आप लोग ये नहीं करोगे, कैमल केस नहीं हो सकता इसका, हमेशा स्मॉल में ही आपका रहेगा। अगर आपका खुद का नाम है आप उसको भी चेंज कर सकते हो, बट वो स्मॉल में रहना चाहिए आपका, कैमल केस में नहीं होगा आपका, ठीक है, ये स्मॉल में रहेगा आपका सारा का सारा। ओके जी, जब इतना काम हो गया हमारा, अब ये तो मेरा एक टर्मिनल था। देखो ये जो बातें आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये बातें आप लोग कह लो कि आप लोगों के लिए जो है ना मल्टीपल चीजें आ सकती हैं, आप लोगों को इनमें से हर एक चीज आनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक चीज आ जाती है बहुत है। जैसे मैं अपने इस टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, टर्मिनल मेरे पास 4-5 है और मेरा काम है कि मैं आपको 4-5 बताऊं जरूर, लेकिन आपको ऑब्वियसली 4-5 यूज नहीं करने हैं यार, ठीक है। पहला टर्मिनल था हमारे पास क्या, पावर शेल, इसको बंद कर सकते हैं हम लोग। यही काम हम लोग आकर कर सकते हैं अपने सीएमडी के अंदर भी। सीएमडी होते हैं कमांड लाइन, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट इसको कहा जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली। और वो कैसे ओपन होता है हमारा, आपने जिस फोल्डर के अंदर भी जाकर उस फोल्डर के अंदर अपना टर्मिनल खोलना है, आप लोग जो उसके पाथ के ऊपर यहां पर आकर सिंपल क्लिक करो, पूरा पाथ वो सिलेक्ट करेगा और सीएमडी लिख दो इसकी जगह और एंटर मारोगे, सिंपल ये इस तरह का टर्मिनल आ जाएगा। और मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं, मैं पावर शेल को यूज नहीं करता, मैं इसको यूज करता हूं। और यहाँ पे आता आओ, यहाँ ये भी कुछ उसी तरह की चीज बता रहा है। डी ड्राइव के अंदर 824 बैच है, माई ऐप उसके अंदर फोल्डर है। अगर आप लोग यहाँ पे आके npx create react ऐप करोगे, माई ऐप करोगे, वैसे पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दे देगा, मैं कोई मसला नहीं है इसका, भी काम करेगा ये वैसे। बट एक ये भी एक तरह का टर्मिनल है, ये विंडोज का खुद का टर्मिनल है, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो। वरना आप लोग क्या काम कर सकते हो, VS कोड का अपना टर्मिनल भी यूज कर सकते हो, जो कि आएगा आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो है एडवांटेज होगा उसका, आप उसी को यूज कर लो, VS कोड का जो अपना टर्मिनल है, ठीक है। आप लोग सिंपल क्या काम करोगे, राइट क्लिक करो और ओपन विद कोड करो अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को, क्या पे, माई ऐप के अंदर, ठीक है। और मैं एक चीज कर रहा हूं, मैं एक नया अपना बना रहा हूं यहाँ पे एक फोल्डर रिएक्ट कोर्स के नाम से, ठीक है, और इस माई ऐप को कंट्रोल X करके रिएक्ट कोर्स के अंदर पेस्ट कर रहा हूं, कोई मसला, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये जो मेरा रिएक्ट कोर्स है ना, इस फोल्डर को मैं ओपन कर रहा हूं मेरे ओपन विद कोड करके VS कोड के अंदर। कर सकते हैं ऐसे, कर देते हैं फिर, अगर कर सकते हैं तो। ओके जी, तो क्या सीन है, हमारे पास ये आ चुका है हमारा रिएक्ट कोर्स वाला फोल्डर, और उसके अंदर एक फोल्डर है माई ऐप के नाम से। अब मैं आपको बता रहा था कि आप लोग अपना टर्मिनल भी यूज कर सकते हो VS कोड का, और वो है यहाँ पे ऊपर टर्मिनल के ऊपर। अगर आप इस टर्मिनल के ऊपर आकर क्लिक कर देते हो और न्यू टर्मिनल के ऊपर चले जाते हो, आप लोग क्लिक किया तो या ये देखो आप लोगों का जो है अपना टर्मिनल खुल के आ चुका है, सही है। वापस सारी वही कमांड ऐड कर सकते हो, CLS करो पहले तो इसको क्लियर कर देगा वो, क्लियर भी पूरा लिख सकते हो। और यहाँ पे आके वही अपनी कमांड ऐड करो, npx create react app, react कोर्स के अंदर आकर करोगे तो ये वो माई ऐप पूरी जनरेट कर देगा, बट मेरी तो जनरेट हो चुकी है ना, पूरी करने की जरूरत नहीं है। बताने का मकसद ये है कि आपके पास टर्मिनल्स मल्टीपल है, कोई एक यूज कर लो, काम एक करने का। मैं ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं अगर CMD को यूज कर रहा हूँ, आपके लिए मस्ट हो गया कि CMD को ही यूज करो। मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप उसी को यूज करो, बिकॉज वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान इसलिए कि अगर आप इसी का टर्मिनल यूज करते हो ना, आपको ऊपर वाला कोड जो है ना, ये UI वो थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, बिकॉज आपको नीचे अपना टर्मिनल भी खोलकर रखना पड़ेगा साथ में, फिर वो थोड़ा मसला बनता है, आपको ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसलिए मैं हमेशा अपना सेपरेट टर्मिनल ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब आपके पास जब आप ये इतना सा काम कर लेते हो, उसके बाद देखो उसी की डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओ। जब आप ये सारा काम करें तो आपने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन हैप्पी हैकिंग से ऊपर मेरे पास और 2 कमांड्स आ रही थी, और वो क्या थी, cd myApp करो और npm start करो। मेरे पास ये कुछ कमांड्स आ रही थी, और यहाँ पे वो मुझे वही चीजें शो करवा रहा है। यार जब आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन बन जाती है ना, ये पूरा काम आपका पूरा हो गया, उसके बाद आप लोग क्या काम करो, cd myApp करो और npm start करो। npm start से क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन जो हमारे ब्राउजर में लाइव चली जाएगी। वरना हम लोग पहले क्या काम कर रहे थे, गो लाइव, हम लोग पहले गो लाइव कर रहे थे। बट आप लोगों को याद होगा, गो लाइव हम लोग कर सकते हैं सिर्फ अपनी HTML की फाइल के अंदर आकर। अगर हम लोग उसको अपनी JS के अंदर आकर करते हैं, क्या होता है, हमारे ब्राउज़र में हमें वो फोल्डर शो करवा देता था, ऐसे कुछ ऐसे काम करता है। यहाँ पे हम लोग गो लाइव नहीं कर सकते, यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास कोई HTML की फाइल तो है ही नहीं। कल हमने इस बारे में बात की थी, क्यों HTML की फाइल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कोई HTML की फाइल इसके अंदर तो पड़ी नहीं हुई है, तो हम लोग गो लाइव कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पे आके। अब हमें कमांड ऐड करनी पड़ेगी, और कमांड क्या है, npm start की कमांड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सीक्वेंस चेक करना है आप लोग, और सीक्वेंस से भी पहले आप लोगों ने इसका जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि एरर आपको क्या क्या आ सकता है। अब प्रॉपर हमें एरर आने वाले, और अब हमें कंसोल में जाना पड़ेगा। अब हमारा पूरा UI में हमें एरर शो हो जाएगा, पूरे हमारा जो वेब पेज होगा। अगर आप लोग CD करके माई ऐप के अंदर नहीं करते हो, CD माई ऐप नहीं करते हो, और आप सिंपल npm start कर लेते हो,
और आप इसको ऐसे ही कर दे तो एंटर, तो अपने टर्मिनल में रहकर एरर आया। एरर क्या आ रहा है? अब आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग बस एरर को गौर से पढ़ो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरर गौर से पढ़ना। अगर आप लोग एरर को गौर से पढ़ लेते हो ना, आपका 70% काम हो जाता है। उसके बाद 30% जो आप उसको कहीं से भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको समझ आ गई, आप उसको कहीं से भी सर्च मार सकते हो। ऐसे ही है, एरर को गौर से पढ़ो। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, और वो कौन सी फाइल और डायरेक्टरी? पैकेज.json की फाइल। वो कह रहा है यार पैकेज.json की फाइल आपके पास पड़ी ही नहीं हुई यहाँ पे आके। उसने हमें ऊपर सजेस्ट क्यों किया कि पहले आप cd myApp करो। cd का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी मतलब होता है कि आप लोग यार, आपकी जो एप्लीकेशन थी, जो इस कमांड के थ्रू आपकी वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनी है, वो एप्लीकेशन बनी किस फोल्डर में है, आप पहले उस फोल्डर के अंदर जाओ, उसके बाद वहां पर जाकर npm स्टार्ट करो। हाँ, करंट डायरेक्टरी इसको कहा जाता है, करंट डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। वो कह रहा है कि यार आपकी ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना था, ये किस फोल्डर में बना था? किस में बना था ये? एग्जैक्टली myApp में, बिकॉज मेरा एक नया फोल्डर बना था। या तो मैं ये करता myApp ना लिखता, सिंपल डॉट स्लैश कर देता, फिर इसी रिएक्ट कोर्स के अंदर सारा मेरा स्ट्रक्चर ऐड हो जाना था। बट अभी अगर आप लोग चेक करो, रिएक्ट कोर्स के अंदर एक मेरा फोल्डर है myApp, उसके अंदर मेरा सारा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे पहले cd करके myApp करना पड़ेगा। करंट डायरेक्टरी या चेंज डायरेक्टरी जो भी है, उसके अंदर मुझे पहले जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, अब देखो मैं कहां पे आ चुका हूं, रिएक्ट कोर्स के अंदर, मैं myApp के अंदर आ चुका हूं। अब यहां पे आके मैं npm स्टार्ट करूंगा, फिर मुझे एरर नहीं मिलेगा। पाथ मैंने इसलिए आपको समझाए थे, यहां पे हमारे पाथ यूज होने हैं, समझ आ गई। और हमें इसकी कोई सजेशन तो मिलने नहीं वाली, यहाँ पे हमें खुद पता होना चाहिए कि हम लोग कहां पे हैं इस टाइम पे। हमारी रिएक्ट इस टाइम पे ये आ चुकी है, लाइव हो रही है ऑटोमेटिकली खुद ही। देख रहे, थोड़ा सा लोड होगा ये, और चेक करते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमें बना कर क्या दिया है रिएक्ट में रहकर। नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने कमांड डाली इस टाइम पे npm स्टार्ट। अभी कोड में तो मैं गया ही नहीं हूं ना, कोड में खोला ही नहीं मैंने अभी तक। डायरेक्टरी क्यों चेंज की है? अब देखो, हमारा जो है सारा का सारा ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, हमारी पूरी एप्लीकेशन ये पड़ी है ना, ये पड़ी है हमारी पूरी एप्लीकेशन। ये पड़ी कहां पे हुई है? myApp के अंदर या रिएक्ट कोर्स के अंदर? myApp के अंदर। इसके आप एग्जांपल इस तरह से लो कि मेरे पास जो है, मैं बाहर जाता हूं, मेरे पास ये टेम्पलेट 4 पड़ी हुई है। ठीक है, मैं क्या काम करता हूं, यहीं पे आके ओपन विद कोड करता हूं। मुझे टेम्पलेट 4 को अपने ब्राउजर में जाकर देखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे टेम्पलेट 4 को देखना है मेरे ब्राउजर में। मैं क्या काम करता हूं, आकर मैं ऐसे ही उस पूरे के पूरे फोल्डर को पहले VS कोड के अंदर ओपन किया, और ऐसे ही जाकर मैं गो लाइव पर क्लिक कर देता हूं। पहले मैं टेम्पलेट 4 के अंदर नहीं गया, मैं अपने पाथ के अंदर पहले नहीं गया हूं, उसे पता नहीं चला कि यार मेरी टेम्पलेट कहां पर, मेरी पूरी एप्लीकेशन पड़ी कहां पे हुई है। ऐसे मैंने गो लाइव कर दिया, क्या हुआ? ठीक है, वो उसे पता नहीं चला, वो कोई एरर दे सकता है, कुछ और रन कर सकता है मेरा। ऐसे ही है यहां पे, क्या है मेरे पास, मेरे रिएक्ट में वो मुझे पूछ रहा है कि यार अगर आप लोग जो है यहाँ पे देखो, कंट्रोल सी शॉर्ट कमांड है आपकी, आपके टर्मिनल को बंद करने के लिए। वरना आप लोग ये करोगे तो गंदा तरीका होगा, यहाँ से आपका क्लोज हो जाएगा, वो ये नहीं करना। हमने अपने टर्मिनल को रीस्टार्ट करना है, तो CLS वापस डालो एक चीज। अब देखो myApp के अंदर इस टाइम पे मैं हूं, cd डॉट, हमने देखा डॉट स्लैश से एक फोल्डर ऊपर आया जा सकता है, एक फोल्डर बाहर निकला जा सकता है। वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होने वाली हैं जो मैंने पहले बताई हैं आप लोगों को। cd डॉट किया, एंटर मारा, मैं रिएक्ट कोर्स के अंदर आ चुका हूँ। पहले मैं था myApp के अंदर, अब मैं रिएक्ट कोर्स के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ npm स्टार्ट। इसका मतलब ये हो रहा है कि यार मैं इसके आउटर फोल्डर में रहकर अपनी उस टेम्पलेट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टेम्पलेट तो अंदर वाले फोल्डर के अंदर पड़ी है ना, मैं उसको बाहर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं करेगा, एरर दे देगा कि यार नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कि उसको तो फाइल ही नहीं मिल रही जहाँ पे उसकी टेम्पलेट पड़ी हुई है, जहाँ पे उसका पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, समझ आ गई सबको? तो इसलिए CLS करो पहले, और फिर क्या काम करना है, पहले उस फोल्डर में जाना है। मेरा myApp है, आप लोग जो भी उसका नाम रखोगे वो होगा ये cd myApp और my-app, और एंटर मारो। myApp के अंदर आ चुका हूं मैं। उसके बाद npm स्टार्ट करोगे तो अब ये हमें एरर नहीं आएगा, और अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। और ये स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, पीछे वाले को बंद कर देते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है, रिएक्ट जेएस ने जो है हमें कुछ ये बना कर दे दिया। हमें ऑब्वियसली इसको तो चेंज करनी पड़ेगा, बिकॉज अगर हमें एक कोई वेबसाइट बनानी है, अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट, उसमें क्या ये लगा होगा सिर्फ, हमें एक वेबसाइट बनानी है पूरी अपनी। ठीक है, तो हमें ये सारा चेंज करना है। और लेकिन अब आप लोग एक चीज देखो, कल हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा कोड सिक्योर करता है रिएक्ट।
अगर आप लोग इस चीज को देखो तो यार आप लोग हमें इस टाइम पे HTML CSS की नॉलेज है, ऐसे ही है, हम लोग कह सकते हैं अच्छा यार ये एक तरह का लोगो जो IMG हो सकता है हमारा, ये नीचे एक पैराग्राफ का टैग हो सकता है, और शायद नीचे ये जो है ये एक एंकर टैग हो सकता है। इस पर क्लिक करने से क्या हो रहा है, वो उस वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा है मुझे, तो ये मेरा एक तरह का एंकर टैग हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं ना, राइट क्लिक करते हैं और इसको अब हम लोग करते हैं अपना राइट क्लिक कर और व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स कर, मैं यहाँ पे आके आप लोग चेक करो कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ पैराग्राफ, कुछ एंकर टैग, कुछ IMG का टैग या कुछ लोगो, कुछ उस तरह की चीज दिख रही है। आप लोग देखोगे ये तो एक तरह का कमेंट आ गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर भी एक तरह का कमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज है, सिर्फ एक div जिसकी ID रूट, बस और कुछ भी नहीं। सही है, समझ आ गई? हमारा कोड सिक्योर है यहाँ पे आके, बाय डिफॉल्ट उसने हमें टेम्पलेट बनाकर दिए, उसका कोड हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे आके। समझ आ गई यहाँ तक आके? ओके जी, इतना तो काम डन हो गया हमारा। अच्छा, अब आप लोगों के साथ आप लोगों को बता दूं एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज। ये जो है ना, ये हमारे पास एक लोकल होता है http://localhost:3000। मतलब आप लोग अगर इसके ऊपर जाते हो तो आपको आपके ब्राउजर में ये चीज दिख जाएगी। लाइक यहाँ पे आता हूँ मैं और मैं करता हूँ http://localhost:3000। अगर मैं एंटर कर देता हूँ ना तो मेरे पास रिएक्ट ऐप आ जाएगी कुछ ये। अब उसने हमें प्रॉपर एक पूरा पाथ दे दिया है यार, आपका ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल चल रहा है, एक सर्वर चल रहा है, क्लाइंट साइड सर्वर चल रहा है आपका, ठीक है, उसने हमें ये चीज दे दी है। ये तो चीज चलो हमें समझ आ रही है, लेकिन लोकली चल रही है। ये नीचे वाली क्या चीज है, ऑन योर नेटवर्क, ये क्या चीज है? What http://192.168.10.25.3000, ये क्या चीज है? ये चीज है कि अगर आप लोग सेम वाईफाई सेम नेटवर्क के ऊपर हो तो आप लोग अपनी इसी सेम एप्लीकेशन को जो है ना अपनी दूसरी डिवाइस के ऊपर चेक कर सकते हो। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे कौन सा नेट लगा हुआ है, आइडियोवर्सिटी 5G सेलफोन पर है, और यहाँ पे मैं चेक कर लूं ज़ैप है, ये काम नहीं करेगा। मैं क्या काम करूं, अपना हॉटस्पॉट यूज करने लगा, अभी सेम नेटवर्क करने लगा मैं यहाँ पे आके। बस इस पर मैं अभी बात करता हूँ, पहले आपको मैं जरा ये दिखा दूं, बिकॉज मैं अपना नेटवर्क सेम कर रहा हूं और मुझे आपको ये चीज दिखानी है। ओके जी, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। मेरी मीटिंग है, ठीक वैसे ही है। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, आप लोग जाओगे अपने, अगर आपका नेटवर्क सेम हो चुका है, आप लोग जाओगे अपने ब्राउजर में, मैं ब्राउजर में जा रहा हूँ इस टाइम पे अभी, और आप लोग टॉप बार में सर्च करोगे, आपकी टॉप बार है वहां पे आके आप लोग सर्च करोगे, क्या है, http:// देन है 192.168, आगे 0.10.25, इसको मैं कर दूं 0.10.25, और उसके बाद एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 10.10.25 और कॉलन 3000, कॉलन मेरा 3000, ये जो है मैंने अपने सर्च बार में आकर ये चीज ऐड की है। सही है, और मैं इसको कर रहा हूं सर्च यहाँ पे आके। अच्छा ये देखो, अब ये मसला है, आप लोगों ने इसको सर्च किया कहाँ पे है, और मैंने वैसे ऊपर एक मसला कर दिया, मैंने ऊपर सर्च किया http:// कॉलन ही डाला मैंने वहां पे आके, ये उसने मेरा मसला खड़ा कर दिया मेरे लिए। दोबारा करते हैं इस चीज को, वाईफाई जैसी है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, एक मिनट रुके बस। एक सेकंड, http:// उसके बाद 192.168.10.25 कॉलन 3000। हाँ आई गेस अब मेरा ठीक होगा। और अगर मैं इसको आकर सर्च कर लेता हूँ मेरे ब्राउजर में, और ये मेरा अभी रिलोड ही करता जा रहा है, करता रहेगा। ये मेरी हमारे पास चीज एक होती है, आपके पास आएगा इससे जल्दी चल जाए। ये मेरी आपके पास एक चीज होती है कि आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को अपनी दूसरी डिवाइस के ऊपर भी चेक कर सकते हो। और ये उन्होंने दिया हमें क्यों है, ताकि आप एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिवनेस उसकी चेक कर सको। इसके अंदर वो नहीं कर सकते, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक और फीचर दे दिया, तुम्हें क्या मसला है? फीचर है ना, हाँ ये भी है, टाइम भी वेस्ट हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर आपको जो है आपको किसी और के सेलफोन पर आपको दिखाना हो तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, वरना आपको फिर अपना इंस्पेक्ट करना पड़ेगा ब्राउज़र में जाके। अगर आपका सेलफोन कोई और है, आपको डायरेक्ट इस राउट के ऊपर जाओगे, इस यूआरएल के ऊपर आपको मिल जाएगा वहां पर। सही, दो चार डिवाइसेस हम वहां एक ही वो मिल जाएगा, अगर सेम नेटवर्क है तो नेटवर्क सेम होना चाहिए सबका। ओके चलें जी, इतना काम तो बन गया हमारा।
अब आपकी बात पर आते हैं HTTP और HTTPS। HTTP क्या होता है? HTTP हमारे पास होता है हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हमारा ये होता है हमारे पास हमारा HTTP। एक चीज होती है HTTPS, उसमें क्या आता है हमारे पास एक होता है साथ में SSL सर्टिफिकेट। आप लोग देखोगे अगर मैं यहीं पे आ जाता हूं, यहाँ पे आ तो आप लोग चेक करते हो साथ में एक तरह का लॉक लगा हुआ है। ऐसी है हमेशा आप मोस्टली जो अपनी वेबसाइट लाइव देखते हो ना, उसमें हर वेबसाइट में आपका एक साइड पे लॉक लगा होता है। वो क्या होता है कि यार हमारी ये एप्लीकेशन, इसका SSL सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पास है, इसके राइट्स किसी और के पास नहीं, इसका सारा ऑथराइजेशन हमारे पास है, ठीक है, कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब हमारी जो वेबसाइट है, हमने तो इसको डिप्लॉय कहीं पर किया नहीं है, ये तो लोकल चल रही है हमारी, ऐसी ये लोकल चल रही है इस टाइम पे आके हमारी, इसलिए हमें यहाँ पे आके एस नहीं लगाना पड़ा। HTTPS तो हमारे पास है ही नहीं, वो बाय करना पड़ता है आप लोगों को। HTTPS आपको बाय करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपका सर्टिफिकेट होता है, वो आप लॉ को बाय करते हो, उसके बाद ये होगा कि उसके बाद आपकी इस वेबसाइट के सारे राइट्स आपके पास आ जाते हैं, ऑथराइजेशन वगैरह। जो हमारे पास HTTP है वो लोकल काम करता है, मतलब जब आपके पास अगर या लोकल नहीं, वो डिप्लॉयमेंट के टाइम भी काम कर सकता है अगर आपने उसके जो राइट्स नहीं सारे बाय किए हुए, ऐसे जो हमारा सर्टिफिकेट होता है। बट अगर आपने बाय कर लिया फिर आपका वो आप साथ में लॉक लग के आ जाएगा जो HTTPS हो जाएगा फिर। सही है, डिपेंड करता है आप प्रोवाइडर कौन सा यूज कर रहे होते हो। हमारा जो है Amazon वेब सर्वर AWS वो भी ये दे रहा है हमें, हमारा GoDaddy भी हमें ये दे रहा है, हमारा जो है दूसरा GitHub खुद हमें ये दे रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सही, ओके जी, तो ये चीज सबको समझ आ चुकी है यहाँ तक आके, हमें एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट कर ली। और ये बड़ा मसला, और तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो मसले फेस किए मेरे स्टूडेंट्स से मोस्टली, कि बस आपने अगर एक बार स्टार्ट कर दिया, npm स्टार्ट करके अपनी वेबसाइट को दोबारा स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, बस एक बार स्टार्ट हो गया, बस स्टार्ट है ये हमेशा स्टार्ट ही रहेगी। अगर आप लोग इसको बंद भी कर दोगे फिर भी वो स्टार्ट ही है, सही है, फिर भी वो स्टार्ट ही है। और आप लोग इसको नीचे से ऊपर खोल सकते हो, ये नीचे अगर आपको देखो ना, नीचे से आप खोल सकते हो इस चीज को, नेट बंद करो फिर भी ये चलेगा, फिर भी चलेगा। ये नेट की जरूरत आपको है अगर आपने इंस्टॉल करनी है कोई चीज, नेट की जरूरत तब है जब आपने इंस्टॉल करनी, लेकिन ये तो इंस्टॉल हो चुकी है, अब आपने सिर्फ उसको स्टार्ट किया है यहाँ पे आके, अब नेट की जरूरत नहीं है। तो बेटा फिर आप बैठे क्यों यहाँ पे, खत्म करो और क्या, लैपटॉप टूट से, ठीक है। ये काम हमारा हो गया, मैंने आपको बताया कि अपने टर्मिनल को किस तरह से बंद करना है, Ctrl+C की कमांड आपने ऐड करनी है। अच्छा जी, चलो ये सारी काम बातें तो हो गई है, अब हम लोग जरा अपने इस कोड को चेक कर लेते हैं यार, कि उसने हमें जो कोड बना कर दिया ये कोड है क्या, ये कोड आएगा उसके बाद हम लोग आगे कोई काम कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आऊंगा अपनी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल के ऊपर, वो जो है हमारे पास package.json की फाइल, और आपने देखा होगा कि इसी का एरर आ रहा था, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, लास्ट में package.json था, JSON, जेसन, ठीक है। जेसन क्या होता है, जेसन होता है, हाँ जेसन स्टैथम मेरा फेवरेट एक्टर है वैसे। अच्छा, जेसन है हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब ये क्या चीज होती है, आप लोग सिंपल इस फाइल को खोलो यार, इस पर क्लिक किया, हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। अब आप लोग चेक करोगे, आप लोग कह सकते हो यार कि एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ कीज हैं और कुछ उसकी वैल्यूज हैं, कुछ कीज कुछ उसकी वैल्यूज, बट यहाँ पे चेक करोगे आपके उनकी जो कीज है वो भी स्ट्रिंग के अंदर है और वैल्यूज भी स्ट्रिंग के अंदर है, ये इसका है, ये हमारी पैकेज.json की फाइल होती है। अब पैकेज.json की फाइल के अंदर काम क्या हो रहा होता है, ये क्या, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है ये। अब देखो पैकेज.json की जो फाइल है इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर उसने हमें हमारे वो सारे पैकेजेस दिए हैं, बताए हैं कि यार कौन से अपने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं, वो npx create react app की कमांड डाल के हमने कमांड ऐड की npx create react app, उस कमांड से के थ्रू क्या हुआ, हमारे पास कोई 800 फोल्डर्स जनरेट हुए थे, तकरीबन 822 आई गेस हुए थे, ठीक है। वो बता रहा है कि यार आप लोगों ने कौन कौन से फोल्डर्स या कौन कौन से अपने पैकेजेस को इंस्टॉल किया है, यहाँ पे वो हमें बता रहा है। डिपेंडेंसीज उसको कहा जाता है, पैकेजेस नहीं कहता वो, उसको डिपेंडेंसीज कहते हैं। क्या है, जस्ट डॉम उसने इंस्टॉल किया, उसकी वर्जन आगे बता रहा है ये 5.16.5, रिएक्ट उसने इंस्टॉल किया, यूजर इवेंट इंस्टॉल किया, रिएक्ट फिर उसके बाद रिएक्ट डॉम इंस्टॉल किया, फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया, फिर वेब वाइटल्स इंस्टॉल किया। मेनली उसने इन 6-7 चीजों को इंस्टॉल किया जिसके उसने 822 फोल्डर्स बना दिए। इनका डेटा इतना ज्यादा है कि उसने इतने फोल्डर्स बना दिए इन सब चीजों के। अब जब उसने ये सारे काम कर दिए हैं ना, जब इसने यहाँ पैकेज.json में तो उसने ये बताया कि यार ये चीजें आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आपने ये चीजें इंस्टॉल की हैं, इंस्टॉलेशन के बाद इनके फोल्डर्स जनरेट हुए हैं हमारे पास, वो फोल्डर्स बने हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर 822। मींस जो चीजें मैंने पैकेज.json में जाकर इंस्टॉल की है ना, इंस्टॉल हुई हैं, उन्हीं के फोल्डर्स जनरेट हुए हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ये चीज याद रखो
आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है कि नोड मॉड्यूल्स क्या चीज है, आपने बस अपनी एक बार एप्लीकेशन बना ली है, बस पैकेज आपके पास बाय डिफॉल्ट बन के आ गया, बस आपका काम ही नहीं यहाँ पे है, आपने इसके अंदर कोई कोड करना भी नहीं है। सही है, आपको समझा रहा हूं बिकॉज़ ये आपको पता होना चाहिए कि आप ये पूरी वेबसाइट काम किस तरह से कर रही है यहाँ पे आके। ओके, तो क्या पैकेज की जो फाइल है ये क्या काम कर रही है, हमें हमारी सारी डिपेंडेंसीज बता रही है कि यार आपने कौन कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल किया है। सही है, और उनके जो फोल्डर्स बना रहा है वो बना रहा है इस नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर, सेपरेट फोल्डर बना रहा है। और आपको ये चीज बता दूं, आपको अक्सर ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार डिपेंडेंसीज तो हो गई, पैकेजेस हमारे पास ये सिर्फ 7 पैकेजेस हैं, फोल्डर्स हमारे पास बने 822, क्यों? अब हमारे जो पैकेजेस या जो डिपेंडेंसीज होती हैं ना, डिपेंडेंसीज की आगे और डिपेंडेंसीज होती हैं। अगर आप लोग चेक करोगे तो मेरे पास क्या है, एक पैकेज.json की फाइल है, बट साथ में एक package-lock.json की भी फाइल है, package-lock.json। अब package.json तो मैंने आपको बताया सारी डिपेंडेंसीज का डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके इंफॉर्मेशन है। package-lock.json क्या चीज है? package-lock.json ये है, और इसमें आप लोग चेक करो इसका कोड कितना ज्यादा है, ये लो कितना है, 17,000 तकरीबन 18,000 हो गया। सही है, इसका कोड इतना ज्यादा है और हमें नहीं पता कि क्या है और हमने देखना भी नहीं है इसको, बस मैं स्क्रॉल करके बिल्कुल एंड पर लेकर आ चुका हूं आपको दिखाने के लिए कितनी लाइंस कोड की हैं। अब ये क्या चीज है, ये हमें बता रहा है कि यार आपका वो जो पैकेज.json के अंदर जितने भी पैकेजेस पड़े हुए हैं आपके पास, वो कौन कौन सी आगे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल अपने पास कर रहे हैं। खुद अपनी डिपेंडेंसी है पर आगे और भी डिपेंडेंसी है, वो कौन कौन सी इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे आके। ऐसे करें यार, ठीक है। तो क्या सीन है, पैकेज.json हमारी डिपेंडेंसीज, बट package-lock.json डिपेंडेंसीज की और डिपेंडेंसीज, तो इससे वो 822 फोल्डर्स बन के आए हैं हमारे पास। यहां तक क्लियर है सबको आकर? तो ये तीन, हाँ, तो ये फोल्डर और ये 2 फाइल्स तो हमारी क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पे आके, कोई मसला? और इनमें हमें कोड नहीं करना, पहली बात है, इनमें हमें इस टाइम पे कोड करना भी नहीं है। अगली बात पर आते हैं गिट इग्नोर के ऊपर। अच्छा, एक गिट इग्नोर के ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। क्या हो मैं अगर ये अपने 822 फोल्डर्स को डिलीट कर दूं, शिफ्ट डिलीट मींस मेरी रिसाइकल बिन से भी डिलीट, ठीक है, ये मैंने खत्म कर दिया इसको। अब क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन तो क्रैश करेगी, फिर खत्म होगी ना, मेरी एप्लीकेशन तो नहीं चलेगी ना। अगर आप ये देखो अभी डिलीट हो रहे हैं, डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये चेक करो। अभी अगर मैं इसको आकर रिलोड करूं तो ये एरर आ गए मेरे पास, इतने ज्यादा मेरे पूरे वेब पेज में एरर आ गए हैं कि नहीं यार आपकी एप्लीकेशन अब चलने नहीं वाली है। यहाँ पे आके चेक कर लें, ये सारे एरर्स मुझे शो करवा कि नहीं चलेगी। अब बाय एनी चांस अगर आप लोग अपनी नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर देते हो तो क्या होता है, आप लोग उनको वापस लेकर आ सकते हो। सिंपल एक कमांड ऐड करनी है आप लोगों ने, और वो कमांड क्या है, वापस अपने टर्मिनल के अंदर ही आते हो आप लोग। अपना टर्मिनल मैं नीचे से खोलो, ये देखो एरर आ रहे हैं मेरे पास, वही से मैं इसको बंद करूंगा, Ctrl+C कमांड, और वो पूछेगा टर्मिनेट बैच जो आप करना चाह रहे हो, टर्मिनेट इसको मैं बोलूंगा वाई मतलब यस, हाँ जी करना चाह रहा हूँ, हो गया CLS। आपके नोटबुक जो खत्म हो चुके थे, अगर आप इसको अगर क्लिक करो तो ये देखो खत्म है बिल्कुल, उसमें कुछ भी नहीं है, इसको भी डिलीट कर सकते हो आप। तो अब हमें एरर मिल रहा है यार कि हमारे पास पैकेजेस नहीं आता, आप किस चीज को इंस्टॉल कर रहे हो। आप क्या काम करोगे, अपने वो पैकेजेस सारे वापस लेकर आ सकते हो। कैसे, आप एक कमांड ऐड कर दो npm install बस, इसके लिए आपका इंटरनेट होना मस्ट है हमजा, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए आपका इंटरनेट होना मस्ट है, और आप कोई पूरी अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो नहीं, वो उसके लिए आपका इंटरनेट होना मस्ट है। npm install अगर आप लोग कर देते हो यहाँ पे आके और एंटर करते हो, वो सारे के सारे पैकेजेस को जो आपके पास पहले थे रिएक्ट ऐप चलाने के लिए, वो सारे को सब दोबारा से इंस्टॉल करेगा, एक नया फोल्डर भी जनरेट कर लेगा आपके पास। ये लो आ गया फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स, और इंस्टॉल करेगा और टाइम वापस से लेगा, क्योंकि 800 फोल्डर्स है। समझ आ गई? इतना टाइम लेगा। नहीं, इनके अंदर वैसी कोडिंग नहीं है, इनके अंदर मेनली चंक डेटा होता है हमारा। चंक डेटा क्या होता है, बफर, और शायद बफर का नाम सुना होगा। बफर ये होता है कि आपका डेटा, उसका कोई मायने नहीं होता, वो या तो बाइनरी लैंग्वेज में हो रहा होता है आपके पास, या एसक्यूएल लैंग्वेज में हो रहा होता है, अगर वो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकते हैं आपकी लैंग्वेज। सही है, वो HTML CSS नहीं होती उसके अंदर। तो ये हमारा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। तो बताने का मकसद ये, अगर आपने कोई अपने नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दिया है, वापस लेकर आ सकते हो npm install की कमांड डाल के। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है यार, काम ज्यादा तो नहीं हो रहा? अच्छा, यहाँ पे बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ जाता है यार, कि मेरी रिएक्ट ऐप को कैसे पता चला कि मुझे सिर्फ वो स्पेसिफिक ही पैकेज लेकर आने हैं, स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज ही लेकर आनी है। क्या वो गूगल पर चला गया और ऐसे उसने रैंडम पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए? तो गूगल से ही रहे हैं ना सारे के सारे, इंटरनेट से ही आ रहे हैं सारे के सारे। उसको कैसे पता चला यार कि मुझे सिर्फ ये वाले पैकेजेस को इंस्टॉल करना है और कोई पैकेज को इंस्टॉल ही नहीं करना मुझे?
उसे पता चला मेरी पैकेज.json की फाइल को देखकर कि यार पैकेज.json की फाइल में इसके पास कौन कौन से पैकेजेस पड़े थे। ये इसके पड़े हुए थे पहले से पैकेजेस, सही है। वो चेक करेगा कि अच्छा इसके पास ये पैकेजेस पहले से पड़े हैं, ठीक है, यही पैकेज मैं इंस्टॉल करूंगा आगे जाकर। अगर आप लोग अपने पैकेज माइनस लॉग.json इसको भी डिलीट कर दो फिर भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज आपकी पैकेज.json की फाइल की वजह से ये भी दोबारा जनरेट हो जाएगी आपकी। बट अगर आपने पैकेज.json को डिलीट कर दिया फिर मसला है, फिर आपने दोबारा से बनानी है अपनी एप्लीकेशन पूरी दोबारा प्रॉपर, सही है। तो मेन हमारी फाइल ये है पैकेज.json, इसके थ्रू npm इंस्टॉल की कमांड से आगे हमारा पैकेज माइनस log.json भी आ सकती है, नोड मॉड्यूल्स भी आ सकते हैं, और ये लो हमारा वापस दोबारा सारा आ गया, सिस्टम सारी इंस्टॉल हो चुकी है। दोबारा आकर मैं सिंपल वही कर सकता हूँ, cls और npm स्टार्ट दोबारा अगर हम लोग कर देते हैं और एंटर मारते हैं तो हमारी एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गई इन सब चीजों की क्या कह रहे हैं ये हमें, ओके ठीक है। तो हमें इतनी सी चीज तो समझ आ चुकी है यार कि चलो ये इतना काम बन गया हमारा, कर रहे हैं यार भी, ठीक है ओके जी। बाकी सारी चीजें मैं बंद कर रहा हूं, बाकी अपने टैब्स बंद कर रहा हूं यहाँ पे आके, ये मेरा वो स्टार्ट हो रही है। हमने कितनी चीजें देख ली, नोड मॉड्यूल्स हो गया हमारे, उसके बाद पैकेज माइनस log.json हो गया, पैकेज माइनस पैकेज.json की फाइल होगी हमारे पास, ओके यहाँ तक आके। अब एक .gitignore के नाम से भी फाइल है, gitignore क्या चीज है, gitignore होती है हमारे पास गिटहब के लिए। आप लोग आगे जाके इसी अपनी एप्लीकेशन के अब जो आपकी प्रोजेक्ट है इसको आगे डिप्लॉय करते हो, पुश करते हो गिटहब के ऊपर रहकर, आप अपनी गिट इग्नोर वाली फाइल के अंदर वो चीजें ऐड कर देते हो जो कि आप नहीं चाहते कि आपके गिटहब के ऊपर अपलोड हो जाए। आपके पर्सनल जो है पासवर्ड हो सकते हैं, जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं हो सकते हैं, वो आप वो उसकी इसके अंदर आकर ऐड करते हो, वो वाली प्रॉपर पूरी फाइल इसके अंदर आकर आप ऐड कर देते हो, सही है। या फिर वो ऐसी चीजें जिनका साइज बहुत ज्यादा हो और आप नहीं चाहते कि वो वैसे पुश हो जाए, जैसे हमारे नोड मॉड्यूल्स हो सकते हैं। अगर मैं इसको गिटहब के ऊपर जाकर पुश कर देता हूं, मैं पहले अपने नोड मॉड्यूल्स को यहाँ पे ऐड करूंगा, देखो बाय डिफॉल्ट पहले से ऐड है, मींस अगर मैं आज ही इसको पुश करता हूं मेरे गिटहब के ऊपर, मेरे नोड मॉड्यूल्स ऐड नहीं होंगे वहां पे जाके। और अगर आप में से कोई मेरा कोड को क्लोन करता भी है ना, तो आपको इस नोड मॉड्यूल्स के बगैर बाकी सब कुछ मिलेगा, नोड मॉड्यूल्स के बगैर सब कुछ मिलेगा उस बंदे को, ठीक है। और हमें पता है कि नोड मॉड्यूल्स नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, हमें तो कमांड है हमारे पास, npm इंस्टॉल की कमांड, वो सारे वापस आ सकते हैं हमारे पास, इसलिए वो इसको हमेशा इग्नोर कर सकते हैं कि आप इसको पुश ना करो हमारे गिटहब के ऊपर, ओके। पैकेज.json अगर डिलीट कर देते हो वो मसला आएगा, पैकेज.json को आपने इसके अंदर इग्नोर नहीं कर देना, वो अगर कर देते हो तो आप में से कोई भी, अगर मैं उठ के क्या काम करता हूँ, इसके अंदर अपनी पैकेज.json की फाइल लिख देता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ, वो इग्नोर होगी गिटहब के ऊपर जाकर, आप में से कोई मेरा प्रोजेक्ट यूज ही नहीं कर सकता फिर, बिकॉज पैकेज तो उसके अंदर ही ना मेरे सारे। ये हमारी गिट इग्नोर काम कर रही है, इस तरह मेरी वही सारी चीजें जो आप चाहो कि ना पुश हो हमारे गिटहब के ऊपर, यहां तक ले रहा है मैं, ओके। एक रीडमी है हमारे पास, readme.md, मेल ये भी है कि आप अपने गिटहब को थोड़ा सा कंटेंट प्रोवाइड करते हो, कंटेंट कि यार आपका जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, इसको आप खत्म भी कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है, दो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा पब्लिक फोल्डर और हमारा एसआरसी का फोल्डर। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ अपने कोड को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कोड कर नहीं रहे हैं। दो फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर, हमारा पब्लिक का फोल्डर और हमारा एसआरसी का फोल्डर। और अगर आप लोग देखोगे, मैं वापस आता हूं यहाँ पर और मैं इसका राइट पे क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूं, हमारे पास सोर्सेज का कुछ ये आ गया, सही है। इसका सोर्स हमारे पास कुछ ये इस तरह से आ चुका है। अब आप लोग यहाँ पे आके देखो, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल में आपको बता दो, पहला तो favicon.icon, ये कौन सा आइकन होता है आपका, मेनली ये वाला आइकन जो साथ में इसके लगा होता है टाइटल के साथ, ये आपका fav आइकन होता है, सही है। इन ये वही उसने शो करवा दिया। index.html, सिर्फ एक वाहिद HTML की फाइल आपको मिलने वाली है, पूरे भले जितनी मर्जी आपकी बड़ी वेबसाइट है, सिर्फ एक वाहिद आपको फाइल मिलेगी HTML की, index.html। और अगर आप लोग गौर से देखो, यही फाइल का सोर्स मुझे दिख रहा है व्यू पेज सोर्स करने के ऊपर, मुझे मेरी इसी फाइल का जो है सोर्स मिल रहा है व्यू पेज सोर्स करने के ऊपर। और मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये चेक करो, इन सबको हटा देते हैं। बेटा मुझे 10 मिनट दें यार प्लीज, आप 10 मिनट मुझे दें आज। ठीक है, ये सारा काम मैं हटा रहा हूं यहाँ पे आके, ओके। सारी चीजें मैंने हटा दी हैं, सेव किया, और अब आप वापस सी पे और रिलोड करो, मेरा कोड सिर्फ इतना सा है उसके अंदर, अब तो बाकी जो कमेंट्स सब मैंने हटा दिए हैं, सिर्फ इतना सा कोड है। इतने कोड से पूरी मेरी एप्लीकेशन रेंडर हो रही है, समझ आ रही है। अब ये इतने से कोड का फायदा क्या, आप ये नहीं कह सकते कि इतने कोड को भी डिलीट कर देते हैं, ऐसा नहीं होने वाला, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये एक चीज आप लोग देख रहे हो, div id और रूट, id उसकी रूट है। हम लोग ने थोड़ी सी DOM मैनिपुलेशन देखी हुई है, थोड़ी सी मैंने उस पर काफी काम किया है। DOM मैनिपुलेशन हमने देखी हुई है यहाँ पे, वो क्या थी, गेट एलिमेंट बाय id।
हमारी जो डॉम मैनिपुलेशन होती है ना, यहाँ पे कुछ वही चीज हो रही है। वो मेनली काम ये कर रहा है कि जो index.html के अंदर ये जो आईडी रूट है ना, हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को इसके अंदर रेंडर कर रहा है। कंटेंट बिल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली डायनामिक कंटेंट लेकर आ रहा है जेएस के थ्रू। सही है। और इसका ये पता कैसे चल रहा है, आप लोग देख रहे हो एसआरसी फोल्डर के अंदर। अब एसआरसी में आपके पास एक फाइल है index.js, मेन फाइल हो जो हमारी रूट फाइल है। हमारी जो रूट फाइल है वहां पे, और यहाँ पे आके आप लोग चेक करो, कुछ मुझे चीज दिख रही है document.getElementById, और वो आईडी क्या है, कौन सी आईडी है ये, जो index.html के अंदर पड़ी हुई है। समझ आ गई। वो क्या काम कर रहा है, मेरी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है उसको रेंडर कर रहा है उस आईडी के अंदर रहकर। HTML की फाइल सिर्फ वो वाहिद फाइल होगी, उसके अलावा कोई और HTML की फाइल नहीं होने वाली है। सारा का सारा बाकी जो कोड होगा वो इस एसआरसी के अंदर होगा, और मैं सबको डिलीट कर सकता हूँ। मैंने सबको बोला क्या मुझे 5 मिनट, सब बाहर उनको भेजना, 5 मिनट चाहिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। ओके जी, क्या सिस्टम है हमारे पास ये चीजें। मैं आकर इन सब चीजों को डिलीट भी कर रहा हूँ। यहाँ पे सारी चीजें डिलीट कर देंगे। आप लोग इनको डिलीट करना, सिर्फ एक वाहिद फाइल index.js उसको डिलीट नहीं करना। index.js को डिलीट नहीं करना, बाकी सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सब चीजें डिलीट हो चुकी है यहाँ पे आके। अच्छा, अब जो है ना, मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, और वो ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने एरर्स को गौर से पढ़ो। एरर्स क्या आएंगे, एरर्स क्या है, कैन रिजॉल्व index.css, पहली बात ये है कैन रिजॉल्व index.css। इसका क्या मतलब है, उसको index.css की फाइल मिल नहीं रही है क्योंकि मैंने डिलीट कर दी है। और ये हो सकता है कि index.css कहीं पर यूज हो रही हो, इस वजह से मैंने कहीं पर इसको इंपोर्ट किया हो सकता है, लिंक किया हो सकता है। HTML में हमें इसका कोई एरर नहीं मिलता था, बट यहाँ पे एरर मिलने वाला है क्योंकि ये JS है। हमने अपने इस index.css को इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर आओ इंपोर्ट करो index.css को, इसलिए ये हमें एरर आ रहा है। इसको हटा देते हैं, एक एरर हमारा हट जाएगा। हमारा एक एरर हट गया। अगला एरर क्या है, कैन रिजॉल्व ./app को भी, कि हमने ऐप वाली को फाइल को भी डिलीट किया था, तो वो भी इंपोर्ट हो रही है यहाँ पे आके मेनली, उसको भी मैं आके डिलीट खत्म करूंगा। खत्म हो गया। उसके बाद और क्या एरर आ रहा है, कैन रिजॉल्व वेब वाइटल्स, ये भी एक फाइल थी मैंने वो भी डिलीट की है, वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। इसको मैं कर रहा हूँ खत्म। सही है, यहाँ तक हमारा ये सिस्टम हो चुका है। उसके बाद एरर आ रहा है, ऐप इज नॉट डिफाइंड और वेब वाइटल्स इज नॉट डिफाइंड। ऊपर चीजें इंपोर्ट मैंने इंपोर्ट की नहीं, लेकिन नीचे वो चीजें यूज कर रहा हूं मैं। सही है, इनको खत्म करो, और सिंपल यहाँ पे आके ये ऐप यूज हो रहा था, सिंपल यहाँ पे मैं अपना एक h1 ऐड कर सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड, बस रिएक्ट के थ्रू, और सेव करो, ब्राउजर में आओ, हेलो वर्ल्ड। ये क्या चीज है हमारे पास, अब हमने खुद अपना पर्सनली लिख लिया है हेलो वर्ल्ड रिएक्ट के थ्रू रहकर। बस यहाँ तक हम लोग एंड कर रहे हैं इस चीज को, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सही है, एंड कर।